तो मैं जब ये फिल्म देखकर आया, जब ये मैंने घर में आके गाना गुनगुनाया, तो मुझे काफी चीजों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसका हम दोष माता पिता पे दें या पूरे समाज पे दें या राजनीतिज्ञों पे दें, राजनेताओं पे दें या बिजनेसमैन लोगों पे दें, कॉरपोरेट हाउसेस पे दें जिन्होंने टीवी मैन्युफैक्चर किए, जिन्होंने डिश टीवी लगाए। मुझे याद है शुरू का टीवी चैनल था जी टीवी। तो क्या हम जी टीवी से शुरुआत करें इल्जाम देने की? हम दोष किसके ऊपर लगाएं? फिलहाल मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, सोच के मुझे बताइएगा, क्योंकि इसमें आपकी सोच को ट्रिगर करना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी बात बोल देनी है, मैं ये वीडियो फिनिश कर दूंगा, मुझे कुछ व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन आप एक बार जरूर सोच के मुझे बताएं, राजनेता, माता पिता, बिजनेसमैन लोग जो टीवी बनाते हैं और केबल कंपनियां चलाई जिन्होंने, जी टीवी, स्टार टीवी, मुझे याद है इस तरह के चैनल उस वक्त आते थे, या हम इसको अपने स्कूल के अध्यापकों पे डाल दें, या हम इसको किस पे डालें? आखिर कौन सा ऐसा समाज का वर्ग है, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो समाज के प्रहरी के तौर पे काम कर सकता था? प्रहरी मतलब जो पहरेदारी कर सकता था इस संस्कृति के ऊपर कि ये मिलावट, ये अश्लीलता, ये घटियापन, ये भोंडापन हमारे समाज में, हमारे सर्कल में, हमारे ब्लड में, हमारे बच्चों की सोच में, बच्चों के दिलो दिमाग में घर ना करने पाए। ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्या ये आरएसएस की जिम्मेदारी थी? क्या बीजेपी की जिम्मेदारी थी? माता पिता की थी? स्कूल के अध्यापकों की थी? प्रिंसिपल्स की थी? या फिर वो किसी और वर्ग की थी? या फिर वो किसी और व्यक्ति की थी? किसी संस्था की थी? किसी समूह की थी? किसी एक धर्म की थी? किसकी थी? मेरे पास इसका उत्तर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ वीडियो देखने वाले दर्शक ना बन जाएं। आप इस पे एक बार कृपया सोचें और मुझे प्लीज बताने की कोशिश करें कि इसकी जिम्मेदारी हम किस पे डालेंगे, या आप साझी जिम्मेदारी 3-4 संस्थाओं पे डालेंगे? माता पिता, राजनेता, अध्यापक, शिक्षा व्यवस्था, किस पे डालें? वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए मैं बार बार यही कहूंगा कि आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने से पहले, इस सवाल पे आने से पहले, मैं इसका रूट कॉज एनालिसिस करना चाहता हूं। इसका जड़ क्या है? ये फिल्मों का माहौल, ये ममता कुलकर्णियां, ये पद्मा खन्नाएं, ये हेलन, ये नाचने वालियां, ये हमारी जो रोल मॉडल बन गई हैं बाद में, ये सनी लियोनिया, ये मंदाकिनियां, ये उर्वशी रौतेलाएं, जो अपने अपने स्टेट में जब जाती हैं फिल्मों में, वो कितना ही घटिया अंग प्रदर्शन करें, लेकिन जब वो अपने स्टेट में जाती हैं, उत्तराखंड में या हिमाचल में कहीं आती हैं, तो उनको ऐसे सम्मान मिलता है जैसे वो किसी स्टेट की ब्रांड एम्बेसडर हों। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये माहौल आ कैसे गया? एक फिल्म डायरेक्टर की हिम्मत कैसे हुई पहली बार जब उसने इस तरह का कोई नग्न दृश्य, कोई अश्लील दृश्य परोसा होगा? उसने सेंसर बोर्ड को कैसे बाईपास किया होगा? क्या उसने कोई जैक लगाया होगा? क्या उसने कोई सिफारिश रखी होगी? क्या उसने कोई पैसा खिलाया होगा? कैसे हो गया ये? और अगर हो भी गया तो हम लोग कहां थे? हमारी संस्थाएं कहां थी? हमारा सिस्टम कहां था? हमारे सिस्टम को डिजाइन करने वाले कहां थे? हमारे सिस्टम को चलाने वाले कहां थे? तो इस प्रश्न को मैं यहीं छोड़ देता हूं फिलहाल, आपके सोचने के लिए, आपके दिमाग को दौड़ाने के लिए। अब मैं आता हूं ममता कुलकर्णी के ऊपर। देखिए, ममता कुलकर्णी एक महिला का नाम है और मैं एक महिला को दोष देकर उसके साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। ये उसकी अपनी अकेली महिला की, सिंगल महिला की गलती नहीं है। ये पूरा इकोसिस्टम, जहां पे लड़कियों को ये अट्रैक्शन होता है, ये आकर्षण होता है कि मैंने मॉडलिंग में जाना है। कितनी आप फिल्म स्टार औरतों के इंटरव्यू सुनिए, इन्होंने +2 कर लिया है, इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, फिर किसी फिल्म डायरेक्टर ने उनको किसी पार्टी में पहचान लिया, या किसी जगह उनको देख लिया और उनके पास ऑफर आ गया, या वो अपना पोर्टफोलियो लेके मॉडलिंग एजेंसीज में जाती हैं। मॉडलिंग से आपने सुने होंगे इंटरव्यूज, मैंने भी 2-4 ऐसी फिल्म हीरोइंस के, जिसमें कुनिका भी है और भी कई हैं, उनके इंटरव्यू सुने हैं। तो कैसे ये माहौल धीरे धीरे, और चलो यह तो ठीक है कि बॉम्बे की या महाराष्ट्र की या यूपी की या हिमाचल की या गढ़वाल की कुछ महिलाओं ने ये कदम उठाया,
उन्होंने फैसला किया कि वो घर गृहस्थी चूल्हा चौका नहीं करेंगी और वो बाहर काम करेंगी, अपने पांव पे आत्मनिर्भर होंगी और वो फिल्मों में जाएंगी। ये तो ठीक है, चलिए ये भी मान लिया। लेकिन हमारे बच्चों के आंखों के सामने ये परोस दिया जाएगा, हमारे बच्चों की पूरे जीवन की सोच, पूरे जीवन का सिलेबस, पूरे जीवन को जीने का एजेंडा, पूरी संस्कृति, पूरी सांस्कृतिक विरासत, पूरी सांस्कृतिक जो रनअप है, मेरा पिछली 10-20 पीढ़ियों का जो रनअप है, जिस रनअप से गुजर के, आप रनअप समझते हैं ना, क्रिकेट में जो बॉलर दौड़ के आता है बॉल करने से पहले, उसको रनअप कहते हैं। तो मेरी 50 पीढ़ियों का जो रनअप है, आपकी 50 पीढ़ियों का जो रनअप है, उस रनअप में जिन मूल्यों को, जिन बातों को, जिन कीमती विचारों को संभाल के रखा गया था, उनको खराब होते हुए हमारे समाज ने, हमारे सभी वर्गों ने, हमारी सभी संस्थाओं ने कैसे देखा, कैसे वो देखते रहे कि इन लोगों ने, इन हीरोइनों ने और हीरो और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने सेंसर बोर्ड का और इस तरह की संस्थाओं का, जिसमें किसी संस्था का नाम नहीं ले रहा हूं, आपको बहुत बुरा लग सकता है, उन संस्थाओं का मजाक बना के रख दिया। कैसे ये हो गया हमारे देश में, जहां पे इतना कल्चर दुनिया भर में फेमस है। मुझे रोज कोई ना कोई ऐसा क्लिप भेजता है जिसमें फॉरेनर्स ने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, फॉरेनर्स इंडिया आ गए, भारत में आके रहने लग गए, भारत में आके उन्होंने अपने घर बसा लिए, भारत के कल्चर को अपना लिया, वो महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और महाकुंभ में आकर इतने प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। रशिया के लोग, बाहर के अमेरिका के लोग, हम इतने गर्व से ये बात बताते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वो कौन सी संस्था है, वो कौन सा वर्ग है समाज का, जिसके ऊपर आप ये जिम्मेदारी डालना चाहेंगे कि फिल्मों को, हमारी पीढ़ियों को सत्यानाश करते हुए वो लोग देख रहे थे? वो कौन सा वर्ग था, ये आप जरूर मुझे बताइएगा। अब ममता कुलकर्णी की बात को खत्म करते हैं। ममता कुलकर्णी का दोष आप निकाल सकते हैं। मैंने उसको उस वक्त देखा और समझा जब मैं 20 वर्ष का था और उसकी फिल्में सुपरहिट हो रही थी। और उसकी फिल्मों को सुपरहिट कौन करवा रहा था जी? क्या उसकी फिल्मों को सुपरहिट करवाने पाकिस्तान के लोग आए थे, या अमेरिका के लोग आए थे, या कुछ राक्षस आए थे? ममता कुलकर्णी के नाचों को, डांसेस को और उसकी फिल्मों को सुपरहिट करवाने वाले लोग कौन हैं? आप हैं या मैं हूं या कौन है? तो ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम इस व्यवस्था में कुछ भी परिवर्तन चाहते हैं, आज अगर रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील हरकतों से हम दुखी हुए हैं, हमारा सिस्टम, हमारा समाज उसका बहिष्कार कर रहा है, आज अगर हम ममता कुलकर्णी के मजाक में महामंडलेश्वर बन जाने से हमें परेशानी हुई है, हमें दुख हुआ है, हमें ऐसा लगा है कि हमारा पूरा धार्मिक ताना बाना एक तरह से ताक पे रख दिया गया है। कभी खबर आती है कि उसने 10 करोड़ रुपए दिए हैं, फिर बाद में उसको कैंसिल किया जाता है। अब ममता कुलकर्णी ने बोल दिया है कि मैं महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा देती हूं, लेकिन उसके जो महामंडलेश्वर बनाने वाले जो आचार्य कोई गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि अभी वो कायम है। मेरा अपना अंदाजा है कि 10 करोड़ की जो डील है, जब ममता कुलकर्णी ने ये बयान दिया होगा मीडिया में सरेआम ऑनलाइन कि मैं अब इस महामंडलेश्वर पद को छोड़ रही हूं, तो उसका मैसेज ये गया होगा कि अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैं सिर्फ एक इमेजिन करके चल रहा हूं, आप कृपया करके ये ना सोचिएगा कि मैं कोई अपना बयान दे रहा हूं इस पे, मैं सिर्फ एक तुक्का मार रहा हूं। ममता कुलकर्णी ने कहा कि मैं अब इस पद पे नहीं रहूंगी, तो मुझे मेरे पैसे वापस, उसने मांगे हों शायद, और उन्होंने कहा हो कि अब पैसे तो अब चल गए तो चल गए, पैसे तो शेर के मुंह से मांस कौन छीन सकता है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो इस पद पे कायम है। उन्होंने, मैंने खुद सुना आज, उन्होंने कहा कि वो महामंडलेश्वर थी, महामंडलेश्वर हैं और महामंडलेश्वर रहेंगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम पैसे वापस नहीं कर सकते। तो ये आप फैसला कीजिए। खाली ममता कुलकर्णी को आप दोष देंगे? आपके समाज में आज की तारीख में सबसे सुपरहिट पंजाबी सिंगर, अगर आप पंजाब से हैं, पंजाबी हैं, तो मेरी बात पे गौर कीजिएगा, सबसे सुपरहिट पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ खलनायक फिल्म के उस गाने को सरेआम स्टेज पे गाता है, उछल के गाता है, जिसको हमारे समय में बहुत बहुत लानत का सामना करना पड़ा था। जो खलनायक फिल्म में माधुरी दीक्षित का गाना है, मैं गाने का नाम ना लूं तो अच्छा है,
और मैंने उस गाने पर हमारे हिंदू परिवारों को, हमारे शहर के परिवारों की महिलाओं को सरेआम स्टेज पर नाचते देखा है। पूरी पूरी बारात के सामने, पूरी बिरादरी के सामने। हमारे पड़ोस में यहाँ जीरकपुर में एक फंक्शन हुआ था जिसमें ये परिवार की महिलाएं उस खलनायक फिल्म वाले चोली वाले गाने पे ऊपर, मुझे वो बोलना ही पड़ेगा नाम, शायद किसी लोगों को ना पता हो, उस पर वो महिलाएं खुले आम स्टेज पर संबंधियों के सामने, जो वेटर खाना सर्व करते हैं उनके सामने नाच रही हैं उस गाने पर, जिस गाने को बहुत बुरा भला अपने समय में बोला गया था। ये दिलजीत सिंह जी स्टेज पे इस गाने को खुलेआम गाते हैं और दिलजीत सिंह जी कहते हैं अपने गाने में कि मैंने तो अपनी मां को जवाब देना है। मैंने आपको जवाब नहीं देना जी। मैं क्या करता हूं, मैं कैसा हूं, मैं शराब का गाना बनाता हूं या नहीं बनाता हूं, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं अपनी मां को जवाब दूंगा। तो क्या वो अपनी माताजी को, मैं सबकी माताजी का सम्मान करता हूं, दिलजीत की माताजी भी मेरी माताजी जैसी हैं, क्या वो उनको ये जवाब देना चाहेंगे कि वो ये चोली वाला गाना क्यों गा रहे हैं? और गा रहे हैं तो क्या वो ठीक गा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? आज हम एक रणवीर की गर्दन पकड़ रहे हैं। आज हम एक रणवीर इलाहाबादिया का बहिष्कार कर रहे हैं, उसको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, उसकी गर्दन पकड़ रहे हैं। क्या आपको मालूम है हमारे पूरे भारत का सबसे मशहूर एक व्यक्ति है जो अश्लील कंटेंट बना के फेमस हुआ, परम अश्लील कंटेंट, पूरा अश्लील कंटेंट बना के फेमस हुआ, उसको कपिल शर्मा के शो में बुलाया गया। ये वही कपिल शर्मा हैं जो ये कहते हैं कि मेरी माताजी उस शो में बैठती हैं, इसलिए ये एक फैमिली शो है, मैं इसमें वही बातें, वही हरकतें, वही क्रियाकलाप करता हूं जो मेरी मम्मी के सामने मैं कर सकता हूं। क्या वो मुझे बताएंगे कि क्या इस व्यक्ति को अपने शो में बुलाने का, क्या उसकी माताजी को आइडिया है कि वो आदमी कैसे फेमस हुआ? यानी कि वो व्यक्ति क्या करके फेमस हुआ? क्या उसके माताजी को आइडिया देंगे वो? बहुत बहुत धन्यवाद।